नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जेएसएससी सीजीएल के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टेस्ट पर बात करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट के अंतर्गत पहला प्रश्न है आपके सामने कि आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था। आदिवासी सभा का पहला अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था। जयपाल सिंह, जतराव उरांव, जगत मांझी, कार्तिक उरांव। देखिए, आंसर से पहले हम लोग आदिवासी सभा पर बात करते हैं। तो आप यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि 1938 में क्या हुआ था कि 1938 में झारखंड में एक संगठन बनाया गया था। नाम था उसका छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, ठीक है, जिसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। तो 1938 ईस्वी में झारखंड में एक संगठन बना, नाम रखा गया छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, जिसके अध्यक्ष कौन थे, थियोडोर सुरीन थे, ठीक है। आगे चल के 1939 में क्या हुआ कि उसी का नाम बदल के, यानी कि छोटा नागपुर संथाल परगना जो आदिवासी सभा था ना, उसका नाम बदल के रख दिया गया आदिवासी सभा या आदिवासी महासभा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका अध्यक्ष जयपाल सिंह को बनाया गया। तो यहाँ से दो सवाल आ सकता है। पहला कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो थियोडोर सुरीन। फिर पूछेगा कि आदिवासी सभा के अध्यक्ष कौन थे, जयपाल सिंह। आदिवासी सभा का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1939। एक सबसे सिंपल बात है यहाँ याद रखने वाला कि आदिवासी सभा का कोई गठन हुआ ही नहीं, क्योंकि जो पहले बनाया गया था 1938 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, उसी का नाम परिवर्तन किया गया, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है कि 1939 में, यानी कि 1939 ईस्वी में छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कर दिया गया, ठीक है, जिसके अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। अब यहाँ दो चीज़ याद रखिएगा कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन 1938 में हुआ था, जबकि आदिवासी सभा का गठन 1939 में हुआ, ठीक है। जो नाम बदला गया वही गठन हुआ। आपको याद रखना है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के प्रथम अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे, जबकि आदिवासी सभा के प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह थे। बस इतना याद रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान योजना में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की कितनी हिस्सेदारी थी। ध्यान रखिएगा कौन सा योजना कह रहा है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी। तो इसमें ना 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार का था और 40% राज्य सरकार का, ठीक है। तो कितना रेशियो था, 60-40। तो आपको याद रखना है 60% केंद्र सरकार का था और राज्य सरकार का 40%। किस योजना के अंतर्गत, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो सर्व शिक्षा अभियान लाया गया, इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 60% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40%। इस हिसाब से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है। ये ला है, ठीक है, वो लाख लिख दिया, ला है, इसका होगा क्वेश्चन कि भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड किस स्थान पर है। लाह के बारे में आप सबको पता होगा, जिसका चूड़ी भी बनता है। तो पूछा किस स्थान पर है, ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। देखिए यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि पूरे भारत में जितना लाह का उत्पादन होता है उसमें से 60% लाह का उत्पादन केवल झारखंड में होता है, ठीक है। तो पूछा है कि झारखंड किस स्थान पर है, तो लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड प्रथम स्थान पर है भारत में, ठीक है। भारत में कुल लाह का 60% उत्पादन झारखंड राज्य से होता है, ठीक है। जितना भारत में लाह उत्पादन होता है उसमें से 60% झारखंड में होता है। लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का प्रथम स्थान है। इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन लाह के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि कुसुम, पलाश, बैर आदि के पौधे पर क्या होता है, लाह के कीड़ों का पालन किया जाता है। और लाह से क्या बनता है, तो आप सब जानते होंगे, लाह की चूड़ियाँ, है ना।
तो पहले देख लीजिएगा कि लाह के कीड़ों का पालन कहाँ कहाँ होता है, तो कुसुम, पलाश, बैर, ठीक है, आदि पौधों पर किया जाता है। इसके अलावा आपको जानना चाहिए कि झारखंड में लाह उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है, तो झारखंड में लाह का उत्पादन सबसे अधिक खूंटी जिला में होता है, और दूसरे नंबर पे रांची जिला है, और तीसरे नंबर पे पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। तो लाह झारखंड में सबसे अधिक खूंटी जिला में होता है। पूरे भारत में सबसे अधिक लाह का उत्पादन झारखंड में होता है 60%। झारखंड में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो खूंटी में। दूसरे नंबर पे कौन है, तो रांची। तीसरे नंबर पे कौन है, तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। 1925 में क्या हुआ था कि नामकुम रांची में ना भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ है झारखंड में, तो रांची में है, रांची के नामकुम में, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में सूर्यकुंड कहाँ स्थित है। झारखंड में सूर्यकुंड कहाँ स्थित है, रामगढ़ में, चतरा में, रांची में, हजारीबाग में। तो सूर्यकुंड के बारे में आप सबको पता होगा, हजारीबाग में है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर यह सूर्यकुंड क्या है। सूर्यकुंड झारखंड का एक गर्म जलकुंड है, ठीक है, जो हजारीबाग जिले में है। यह झारखंड के साथ साथ कहिएगा तो पूरे भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है सूर्यकुंड, जो हजारीबाग जिले में है। और इसका टेम्परेचर 88.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, 88.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। और भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है सूर्यकुंड, कहाँ है, तो हजारीबाग जिले में। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है। आदिम जनजाति, मुसहर जनजाति, मछुआरा जनजाति, धोबी जनजाति। कह रहा है बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है। इसका सही आंसर आप सब जानते होंगे, आदिम जनजाति के लिए, है ना, नाम ही था इसका आदिम जनजाति के लिए बिरसा मुंडा आवास योजना। तो पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर यह बिरसा मुंडा आवास योजना क्या था और क्या होता था इसके अंतर्गत। देखिए, आदिम जनजाति के लिए बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत ना 2002 में की गई थी। तो बिरसा मुंडा आवास योजना की शुरुआत कब की गई, 2002 में, आदिम जनजाति के लिए। और इसमें क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है, यानी कि वैसे आदिम जनजाति जिनके पास आवास नहीं है, घर नहीं है, उनको आर्थिक सहायता देना ताकि वो अपना घर बनवा सके, ठीक है। तो आदिम जनजाति के लोगों को आवास निर्माण के लिए आर्थिक सहायता देना इसका मुख्य उद्देश्य था। शुरुआत कब हुई थी, 2002 में, और किसके लिए, तो आदिम जनजाति के लिए। तो प्रश्न क्या है कि बिरसा मुंडा आवास योजना किस वर्ग के लिए है, तो आदिम जनजाति के लिए 2002 में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से कितनी सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित है। देखिए, जनजाति कहने का मतलब क्या हुआ, अनुसूचित जनजाति। तो झारखंड में जो विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, उसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट रिजर्व है, कितना सीट आरक्षित है, तो 28 है। और अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट रिजर्व है, तो 9 है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 28 सीट रिजर्व है, और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 9 सीट रिजर्व है। तो सवाल क्या पूछा है, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी 28 सही होगा, ठीक है। टोटल सीट 81, जिसमें से 9 जो है एससी के लिए आरक्षित है और 28 एसटी के लिए है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेनापति कौन था। झारखंड में 1857 ईस्वी के विद्रोह का सेनापति कौन था। सबसे पहले समझिए कि 1857 की क्रांति झारखंड में कहाँ से स्टार्ट हुई। तो आप इसके बारे में जानते होंगे कि देवघर के रोहिणी गांव से झारखंड में 1857 की क्रांति शुरुआत हुई, ठीक है। और इसके सेनापति कौन थे, पांडे गणपत राय। 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने इनको अपना सेनानायक बनाया था, ठीक है। तो पांडे गणपत राय कौन थे, झारखंड में 1857 के विद्रोह के सेनापति थे।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा कि झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हुई थी। ठीक है, झारखंड में क्या किया गया था, तो झारखंड में एक मुक्त वाहिनी सेना का गठन हुआ था विश्वनाथ सहदेव के द्वारा। इसमें 3 का नाम आपको याद रखना चाहिए, एक विश्वनाथ सहदेव, दूसरा गणपत राय और तीसरा शेख भिखारी। ठीक है, पूछा है कि विद्रोह के सेनापति कौन थे, तो विद्रोह के सेनापति पांडे गणपत राय थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांडे गणपत राय। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नेतरहाट पाट की ऊंचाई कितनी है। आप लोग को पिछले क्लास में बताए थे कि 3 पाट क्षेत्र में 3 पाट, नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट और जनीरा पाट। ठीक है, तीनों पाट की ऊंचाई भी बताए थे, तो आज एक बार फिर से बात करेंगे। झारखंड का पश्चिमी भाग जिसे पाट क्षेत्र कहा जाता है, यहाँ 3 प्रमुख पाट है। एक का नाम है नेतरहाट पाट, दूसरा गणेशपुर पाट और तीसरा जनीरा पाट। नेतरहाट पाट सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। ठीक है, तीनों कहाँ है, तो लातेहार जिले में ही है। ठीक है, और गणेशपुर पाट की ऊंचाई कितनी है, तो 1171 मीटर है। और जनीरा पाट की ऊंचाई कितना, तो 1142। तो 1180, 1171, 1142 पूछा किसका है, नेतरहाट पाट। याद रखिएगा 1180 कहाँ है यह, तो लातेहार जिले में है। ठीक है, झारखंड का पाट क्षेत्र के अंदर आता है लातेहार, तो यह लातेहार जिले में है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर 2001 होगा। ठीक है, 2001 में झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी। यह प्रश्न बहुत बार आ चुका है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी, है ना। फर्स्ट टेस्ट में भी शायद रामगढ़ राज्य का जिक्र हुआ था, सेकेंड में भी, थर्ड में भी, 3-4 बार तो जिक्र हो गया है। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी, इसके बारे में आप सब बताएंगे। छोड़ दे, आप सबको बताना है कि रामगढ़ राज्य की स्थापना किस राजा ने की थी, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी, अंतिम राजधानी कहाँ थी। चलिए बता देते हैं। ऑप्शन है आपके सामने भूषण सिंह, बागदेव सिंह, अर्जुन सिंह, कुणाल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा बागदेव सिंह। रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की, तो बागदेव सिंह ने। ठीक है, और रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सीसिया थी और अंतिम राजधानी पद्मा थी। आपको 2-3 पॉइंट तो याद रखना है, प्रथम राजधानी सीसिया, अंतिम राजधानी पद्मा, और राजा कौन, मतलब संस्थापक कौन थे, तो बागदेव सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है। किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है। मुंडा, संथाल, उरांव हो। सही आंसर होगा मुंडा। ठीक है, मुंडा जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है, आपको याद रखना है। मुंडा जनजाति की बात करें तो यह झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। झारखंड में कुल कितनी जनजाति है, तो 32। ठीक है, और इस 32 में 8 जनजाति क्या है, आदिम जनजाति है। और इस मतलब कि पूरे जनजाति की बात करें तो तीसरी सबसे बड़ी जनजाति मुंडा है। पहली बड़ी संथाल, दूसरी उरांव और तीसरे नंबर में किसका नाम आता है, तो मुंडा। ठीक है, तो मुंडा जनजाति झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, जिनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा मुंडारी है। लेकिन मुंडा जनजाति के लोग ना अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं और अपने स्वयं को यानी कि खुद को होड़क्को कहते हैं और अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। ठीक है, सबसे अधिक इनका जो सघन जमाव है झारखंड में, यह रांची जिले में है। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, और इसका विशिष्ट अर्थ देखिएगा तो होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। ठीक है, मुंडा शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, संस्कृत शब्द से। याद रखना है आपको, झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है। इसका सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति होता है और विशिष्ट अर्थ क्या होता है, गांव का राजनीतिक प्रमुख। भाषा इनकी मुंडारी है। अपनी भाषा को ये लोग होड़ो जगर कहते हैं और स्वयं को यानी कि खुद को होड़क्को कहते हैं। ठीक है, सघन जमाव इनका कहाँ है, रांची में। और यह जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुंडा जनजाति में
अब विवाह को अरंडी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तलाक को यहाँ साकमचारी कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे विवाह को ये लोग अरंडी कहते हैं, तलाक को साकमचारी कहते हैं और गोत्र को किली कहा जाता है। ठीक है, गोत्र को ना मुंडा जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है, तलाक को साकमचारी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और यह जनजाति केवल झारखंड में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। कुंदा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भवनाथपुर, अंजन धाम, मधुपुर, प्रतापपुर। कुंदा मेला प्रतापपुर में लगता है। कहाँ? प्रतापपुर में। आप याद रखेंगे, प्रतापपुर में कुंदा मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, याद रखिएगा, तो जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने झारखंड के किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की थी? सरवन, बरही, नावाडी, हटिया। इसका सही आंसर सरवन होगा। सरवन में क्या हुआ था कि यहाँ के जो आंदोलनकारी थे ना, एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी सरवन में। ठीक है, सही आंसर सरवन हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? यानी 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? आप सबको पता है कि विश्व में अभी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश भारत बन गया है ना। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह विश्व में इसका 7वां स्थान है, और जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से पहला स्थान और क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा अमेरिका है, चौथा चीन है, पांचवा ब्राज़ील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है और 7वां भारत है। और जनसंख्या में नंबर 1 पे है भारत। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। इसका जनसंख्या वृद्धि दर ना 17% रहा था, लगभग 18%, 17.74। तो आप याद रखेंगे कि 17.74%। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो 17.74, लगभग 18%। किस दशक में? तो 2001 से 2011 के दशक में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? कह रहा है कि किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। देखिए, इस प्रश्न का ना आंसर मतलब ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। बोलिएगा कैसे? क्योंकि झारखंड में 1857 का विद्रोह 12 जून से ही स्टार्ट हो गया है। 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से। और यह विद्रोह हजारीबाग रामगढ़ क्षेत्र में कब स्टार्ट हुआ? तो 30 जुलाई को। तो इसका आंसर 30 जुलाई दिया हुआ है। तो 30 जुलाई 1857 को झारखंड में यह जो है ना हजारीबाग और रामगढ़ में स्टार्ट हुआ था क्रांति। और सबसे पहली बार तो यह देवघर से स्टार्ट हुआ, जहां 12 जून को ही हो गया। तो किस तिथि से झारखंड में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ? तो 12 जून 1857 को। कहाँ से? रोहिणी गांव देवघर से। और 30 जुलाई को कहाँ हुआ? तो 30 जुलाई को हजारीबाग में विद्रोह हुआ और रामगढ़ में। ठीक है, तो हजारीबाग और रामगढ़ में 30 जुलाई को, और रोहिणी गांव देवघर में जहाँ सबसे पहली बार हुआ 12 जून 1857 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? लोकसभा से झारखंड में लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी है? 12, 13, 14, 15। देखिए, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा की बात करें तो 6 है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ कितना कितना सीट है। तो झारखंड लोकसभा सीटों की संख्या में यदि हम लोग बात करेंगे तो संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्र की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो संथाल परगना में झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। इसमें से संथाल परगना में
3 लोकसभा क्षेत्र है। इसके अलावा दक्षिणी छोटा नागपुर में 3 लोकसभा क्षेत्र है, कोल्हान में 2 लोकसभा क्षेत्र है, पलामू में 1 लोकसभा क्षेत्र है और उत्तरी छोटा नागपुर में 5 लोकसभा क्षेत्र है। सबसे अधिक लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तरी छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर में 3, इसके अलावा संथाल परगना में 3 और कोल्हान में 2 और पलामू में 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि संथाल परगना में 3 कौन कौन सा है। तो संथाल परगना में 3 है, एक दुमका लोकसभा क्षेत्र, एक है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र और एक है राजमहल लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, दुमका लोकसभा क्षेत्र से बात करें कि अभी वर्तमान में कौन है वहाँ के सांसद, तो दुमका लोकसभा क्षेत्र से अभी सुनील सोरेन है। ठीक है, सुनील सोरेन वहाँ से सांसद हैं। इसके अलावा गोड्डा से बात करें तो गोड्डा से आप सबको पता है निशिकांत दुबे हैं। इसके अलावा राजमहल से बात करें तो राजमहल के से कौन है? विजय कुमार हंसदा। ठीक है, राजमहल संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र, एक राजमहल, गोड्डा, दुमका। राजमहल से कौन है? विजय कुमार हंसदा। इसके अलावा गोड्डा से कौन है? तो निशिकांत दुबे। और एक क्या बचा? दुमका। तो दुमका से कौन है? सुनील सोरेन। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं कोल्हान में। तो कोल्हान में 2 लोकसभा क्षेत्र है, एक सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र और दूसरा नाम है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। जमशेदपुर में कौन है? तो विद्युत वरण महतो। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जमशेदपुर में विद्युत से जुड़ा, बिजली से जुड़ा बहुत सारा काम होता है, तो याद कर लीजिए जमशेदपुर से कौन है? तो विद्युत वरण महतो हैं। ठीक है, और इसके अलावा सिंहभूम से कौन है? तो सिंहभूम से कांग्रेस पार्टी से गीता कोड़ा। ठीक है, तो सिंहभूम से गीता कोड़ा और जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो। तो कोल्हान में 2 और संथाल परगना में 3। पलामू में 1 है, तो वहाँ का बात कर लेते हैं। पलामू में 1 ही लोकसभा क्षेत्र है, नाम है पलामू लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, तो पलामू से कौन है? तो विष्णु दयाल राम। विष्णु दयाल राम कहाँ से हैं? तो पलामू लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। कंप्लीट हो गया। अब दक्षिणी छोटा नागपुर बात कीजिएगा तो दक्षिणी छोटा नागपुर में 3 लोकसभा क्षेत्र है, रांची लोकसभा क्षेत्र, खूंटी लोकसभा क्षेत्र और लोहरदग्गा लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, रांची से कौन है? तो संजय सेठ, आप सबको पता होगा, संजय सेठ बीजेपी पार्टी से हैं। तो रांची लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन? संजय सेठ। इसके अलावा खूंटी से अर्जुन मुंडा, आप सबको पता है, खूंटी से अर्जुन मुंडा और एक बचा लोहरदग्गा, लोहरदग्गा से सुदर्शन भगत। ठीक है, लोहरदग्गा से सुदर्शन भगत, खूंटी से अर्जुन मुंडा और रांची से संजय सेठ। कंप्लीट हो गया। उत्तरी छोटा नागपुर पे आइए। उत्तरी छोटा नागपुर में 5 लोकसभा क्षेत्र है। इस 5 में से चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, ऊपर का 4 और एक नीचे से लेना है। ठीक है, क्या क्या? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद। मैप से देखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। तो चतरा में देख लीजिए, सबसे पहले चतरा से कौन है सांसद? सुनील कुमार सिंह। चतरा के बाद क्या है बगल में? हजारीबाग। हजारीबाग से जयंत सिन्हा है। इसके अलावा क्या है? तो कोडरमा, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, आप सबको पता है। ठीक है, जो पहले राजद में थी, अब वो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़ी थी। तो यहाँ से कौन है? कोडरमा से कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी। कोडरमा से बगल में कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी, गिरिडीह। ठीक है, गिरिडीह से कौन है? तो चंद्र प्रकाश चौधरी। उसके बाद एक बचा क्या लास्ट? धनबाद। धनबाद से है पशुपति नाथ सिंह। तो पूरे झारखंड में कितना लोकसभा सीट है? 14। लोकसभा क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? 14। इसमें से संथाल परगना में 3 लोकसभा क्षेत्र, दक्षिणी छोटा नागपुर में 3 लोकसभा क्षेत्र, पलामू में 1, कोल्हान में 2 और उत्तरी छोटा नागपुर में 5 लोकसभा क्षेत्र है। ठीक है, इस 14 सीट में से ना एक जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और जो 5 सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। इस 14 में से एससी के लिए 1 रिजर्व है और एसटी के लिए 5 रिजर्व है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? तो 5 है। टोटल कितना? 14। ठीक है, इसके अलावा राज्यसभा की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा का बात कीजिएगा तो 6 सीट है झारखंड में राज्यसभा के लिए। इसमें से वर्तमान में इस 6 में से 2 जो सांसद हैं या जेएमएम से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं, 3 जो हैं बीजेपी पार्टी से हैं और 1 कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, झामुमो यानी कि जेएमएम से 2 हैं, जिनमें एक शिबू सोरेन और दूसरा महुआ माझी, और एक जो है कांग्रेस पार्टी से, इनका नाम है धीरज प्रसाद साहू। ठीक है, और 3 बीजेपी पार्टी से हैं, एक का नाम आदित्य साहू है, उसके अलावा दूसरे का नाम दीपक प्रकाश है और तीसरा का नाम समीर उरांव है।
तो आदित्य साहू, दीपक प्रकाश, समीर उरांव 3 बीजेपी पार्टी से हैं, 2 महुआ माझी और शिबू सोरेन जेएमएम पार्टी से हैं और 1 जो बचे लास्ट धीरज प्रसाद साहू कांग्रेस पार्टी से हैं। तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितना? 6 और लोकसभा सीटों की संख्या कितना? तो 14। ठीक है, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड विधानसभा में किस वर्ष पहली बार बजट के लिए ATR अर्थात कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? झारखंड विधानसभा में किस वर्ष पहली बार बजट के लिए ATR अर्थात कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो यह 2016-17 का बजट है। ठीक है, जब झारखंड विधानसभा में 2016-17 का बजट पेश हो रहा था, उसी समय पहली बार बजट के साथ क्या हुआ? ATR प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 16-17 का बजट। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? निम्न में से किस क्षेत्र में, किस जिले में, जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके सामने है चतरा, गुमला, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम। देखिए यहाँ आप प्रश्न पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या कह रहा है कि किस जिले के क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का प्रतिशत झारखंड में सर्वाधिक है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन किस जिले में है। ठीक है, प्रश्न का मतलब यही हुआ। देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ कह रहा है कि निम्न में से, यानी जो नीचे लिखा हुआ है इसी में से बताना है। तो जो नीचे लिखा हुआ है ना, इसमें देखिएगा तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वन नीचे दिए गए ऑप्शन के अनुसार चतरा होगा। लेकिन यदि पूरे झारखंड में हम लोग बात करें कि सभी जिलों के अनुसार बताइए कि सबसे अधिक वन कहाँ है प्रतिशत के अनुसार, तो सबसे अधिक वन प्रतिशत के अनुसार लातेहार जिला में है और चतरा का स्थान दूसरा स्थान है। ठीक है, चतरा दूसरे नंबर पे आता है, लातेहार पहले नंबर पे आता है। ऐसे क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक जंगल पश्चिमी सिंहभूम में है और क्षेत्रफल बात करें या प्रतिशत बात करें, दोनों के हिसाब से सबसे कम जंगल कहाँ है? तो जामताड़ा में, सबसे कम जामताड़ा में, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक पश्चिमी सिंहभूम में। आप सबको पता होगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भी पश्चिमी सिंहभूम है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ है? लातेहार में है, 56% क्षेत्र पर क्या है? जंगल है, और दूसरे नंबर पे आता है चतरा। लेकिन ऑप्शन में लातेहार है नहीं, इसलिए आपको चतरा मारना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा कि आखिर क्या दे रहा है। मान लीजिए गुमला की जगह हटा के लातेहार दे तो इसका सही आंसर लातेहार हो जाएगा, लेकिन यहाँ लातेहार है नहीं तो इसका सही आंसर क्या होगा? चतरा। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि अभी जो मतलब कि नया जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक जंगल कहाँ है झारखंड में? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ है? तो पश्चिमी सिंहभूम में, और प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक कहाँ है? लातेहार में, दूसरा स्थान चतरा का है, तीसरा स्थान पश्चिमी सिंहभूम का और चौथा कोडरमा का है, और सबसे कम कहाँ है? जामताड़ा में। प्रतिशत की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें, सबसे कम जंगल जामताड़ा में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाघ, दसम, कांची, हिरनी। देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ना, बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, जिसे लोध जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और यह किस नदी पर है? तो बूढ़ा नदी पर है। यह बूढ़ा नदी पर है और किस जिले में है? तो लातेहार में। ठीक है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह बूढ़ा नदी पर है और लातेहार जिले में है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि झारखंड का सबसे अधिक प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है, या फिर झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे अधिक जो फेमस जलप्रपात है हुंड्रू जलप्रपात है, जो कि रांची जिला में है, और यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा बूढ़ाघाघ जो कि लातेहार में है, जो बूढ़ा नदी पर है, और दूसरा ऊंचा हुंड्रू जो कि सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर 414 होगा। ठीक है,
2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है ना 414 है, यानी कि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, तो 414। ठीक है, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद रखना है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। आज हम लोग थोड़ा सा कम प्रश्न लिए थे आज हम, लेकिन अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि पूरे 40 प्रश्न को लेके आएँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।